अच्छा जी, वैसे तो हमने रिवोल्यूशन पढ़ी हुई है, बस मसला ये है कि यहाँ पे अब रिवोल्यूशन ऐसी आएगी जिसमें हमने कहा कि कोई बिल्डिंग अपने फर्ज कर परचेज की है लेकिन बाहर के मुल्क में की। ठीक हो गया। उसमें रिवोल्यूशन हो रही है तो उसमें दो मसले भी आएंगे। एक तो बिल्डिंग की फेयर वैल्यू बढ़ सकती है, दूसरा एक्सचेंज रेट भी बढ़ सकता है। ठीक है जी। उसमें देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। इफ द कंपनी इज यूजिंग रिवोल्यूशन मॉडल इन IS 16 फॉर द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट देन दीज नॉन current asset might be revalued. For example, a Pakistani company might own a property in Thailand. कंपनी पाकिस्तान की है लेकिन प्रॉपर्टी कहाँ पे बाई की है? थाईलैंड में। द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी वुड हैव बीन रिकॉर्डेड एट स्पॉट रेट। जिस दिन बाई की होगी उसी दिन का रेट लगाया होगा। स्पॉट रेट वो रेट होता है कि जिस दिन आपने कोई चीज बाई की उसी दिन जो रेट चल रहा था वो कौन सा रेट है? ऑन स्पॉट जो रेट था। When the property was originally purchased, however, it might subsequently have been revalued if revaluation model of IS 16 is applied. The revaluation will almost certainly be in Thai baht. मतलब थाईलैंड में कौन सी करेंसी चलती है? बात चलती है, थाई बात। ठीक हो गया। ये फॉरेन करेंसी है। दिस revalued amount must be translated into the functional currency of the entity in this example rupee, क्योंकि पाकिस्तानी कंपनी। लॉजिक समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखो, आपने बिल्डिंग बाई की थाईलैंड में, तो थाईलैंड के बंदे से ली होगी, तो पाकिस्तानी करेंसी तो नहीं दी होगी, थाईलैंड की करेंसी दी होगी। जब साल बाद आपने रिवैल्यूएशन करनी है तो उस मुल्क में डीलरों से पूछेंगे बिल्डिंग कितने की है, पाकिस्तान के डीलर से नहीं पूछेंगे। तो उस मुल्क का डीलर उस बिल्डिंग की जब फेयर वैल्यू बताएगा तो उस मुल्क की करेंसी में बताएगा। फिर वो करेंसी साल पहले कुछ और थी, साल बाद उसका रेट कुछ और हो गया। तो अब दो तरह के आपको चेंज देखने पड़ेंगे। एक तो बिल्डिंग का प्रॉपर्टी में उतार चढ़ाव, और दूसरा एक कंट्री की वजह से करेंसी में उतार चढ़ाव। दो बातें आ जाएंगी यहाँ पर। यहां तक की बात लगी। अब एग्जांपल लेते हैं बच्चों। फर्ज करें जी आपने बहरेन में परचेज की यकम जनवरी 2016 को 1 लाख बहरेनी दिनार दिए। कितने दिए? 1 लाख दिनार दिए। आपने बिल्डिंग बाय कर ली। उसकी लाइफ कितनी थी? 50 साल। ये यकम जनवरी को बिल्डिंग बाय की थी, 31 दिसंबर को जाके जब 12 महीने गुजर गए आपने उसकी फेयर वैल्यू पता करवाई, तो कितनी होगी? 1,20,000। तो बच्चों 20,000 दिनार का तो यहाँ पे इजाफा हो गया। ठीक है जी। 20,000 दिनार का इजाफा हुआ। अभी वो एक्सचेंज रेट गेन का इजाफा की बात ही नहीं हो रही। यकम जनवरी को जब आपने बिल्डिंग ली थी तो एक बहरीनी दिनार 275 रुपए का आ रहा था। 31 दिसंबर वाले दिन जाके एक बहरीनी दिनार 290 रुपए का आ रहा। तो हर दिनार में 15 रुपए का इजाफा भी हुआ है। वैसे 20,000 दिनार का इजाफा हुआ है और हर दिनार में 15 का भी इजाफा हुआ है। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसको हमने रिकॉर्ड कैसे करना है? जब परचेज करेंगे उस दिन रेट क्या था? तो हमने कितने पैसे दिए होंगे बच्चों? 1 लाख बहरीनी दिनार इंटू 275, 27.5 मिलियन पे किया हो। ठीक है जी। एंट्री हो गई। अच्छा जी। साल गुजरा। इनिशियली बिल्डिंग कितने की थी? 27.5 मिलियन की। 50 साल उसकी लाइफ थी, डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे तो 5,50,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। कैरिंग वैल्यू साल के एंड पे कितनी आ जाएगी? 26.95 मिलियन। ठीक हो गया। यहां तक की बात में लगी। अब अगला पॉइंट, साल के एंड पे वो बिल्डिंग कितने की थी? 1,20,000 बरेनी दिनार की। साल के एंड पे रेट कितना था? 290 का। इसको बच्चों इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वैल्यू निकल आएगी 34.8 मिलियन। अब इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो, उसमें दो बातें आ रही हैं। 26.9 मिलियन में 34.8 मिलियन में कितना फर्क है? 7.85 मिलियन का। लिखना ना, समझना समझना, पहले सारा कुछ लिखा पहले रजिस्टर पे। यहां तक की बात में लगी। 7.85 मिलियन का गेन आया। अब इस गेन में दो चीजें शामिल है। क्या? रीवैल्यूएशन सरप्लस भी इसके अंदर शामिल है और फॉरेन करेंसी का गेन भी इसके अंदर शामिल है। समझ लगी बात? अब इसको लिखना कैसे है? वो कहता है इसकी डिटेल में ना जाओ, इसके स्यापे में ना पढ़ो कि इसमें से कितना फॉरेक्स गेन है और कितना रीवैल्यूएशन सरप्लस है, इसकी डिटेल में ना जाओ।
सारे का सारा उठा के वहां पे लिखो जहां पे IS 16 कहता है। तो IS 16 क्या कहता है, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है, इसको जाके लेके जाओ OCI में, ये इक्विटी का हिस्सा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। ये स्टेटमेंट ऑफ जो हम रिटेन अर्निंग बनाया करते थे, याद है ना, उसके नीचे लिखेंगे जाके। ठीक है जी बच्चों। तो बच्चों पहला पॉइंट तो ये है, रीवैल्यूएशन में याद करें, सबसे पहले तो ये होता है पुरानी सारी एंट्रियां, पुरानी सारी डेप्रिसिएशन डिलीट करनी होती है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, फिर उसके बाद बिल्डिंग डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। आप FR2 पढ़ रहे हैं, इसका मतलब FR1 में आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी पढ़ लिया था, उसमें बच्चों रीवैल्यूएशन सरप्लस के अलग से कॉलम होता था, उसको हम अदर कंप्रिहेंसिव इनकम भी कहा करते थे। ठीक हो गया। तो बच्चों ये रीवैल्यूएशन सरप्लस अलग से कॉलम में आएगा। ठीक है। अब इसके टोटे करने की जरूरत नहीं है कि सर इसमें से फॉरेक्स गेन कितना है और सरप्लस कितना है, फॉरेक्स गेन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, सरप्लस रिटेन वो इक्विटी का हिस्सा बनेगा। नहीं, हम कहेंगे सारे का सारे को सरप्लस मिलेगा। नहीं समझ आ रही बात, क्लियर है? सारे का सारे पैसे क्या करो, सरप्लस मिलेगा। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से इस बिल्डिंग के इजाफे में आपका कोई अमल दखल नहीं है, उसी तरह से करेंसी के इजाफे में भी आपका कोई अमल दखल नहीं है। नहीं बात लगी? बिल्डिंग की वैल्यू में इजाफा हुआ, आपने क्या किया? कुछ नहीं। तो करेंसी की वैल्यू में इजाफा हुआ, तो आपने क्या किया? तो कहता भाई दोनों में इजाफा हुआ है, तो दोनों एक ही जगह पे लिखो, उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। Being the recognition of revaluation gain or exchange gain on retranslation of carrying amount of the building denominated in a foreign currency, treatment of exchange gain or loss। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? वो क्या कह रहा है कि सरप्लस हो या लॉस हो, फॉरेन करेंसी का लॉस हो या सरप्लस हो, सब कुछ इकट्ठा एक ही जगह पे डाल दो। कहां पे? रीवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दो, अगर तो रीवैल्यूएशन मॉडल है। लेकिन अगर कॉस्ट मॉडल है, कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल। तो फॉरेन करेंसी का जो गेन लॉस आएगा वो रीवैल्यूएशन सरप्लस में नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा? वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। समझ लगी बात? नहीं समझ लगी? अच्छा जी। Any gain or loss arising or retranslation of this property is recognized in the same place as the gain or loss arising on the revaluation that led to the retranslation। समझ लगी? वो कहता है जो गेन लॉस रीवैल्यूएशन की वजह से आया, जहां लेके जाते होते थे, फॉरेन करेंसी का गेन लॉस भी वहीं पे लेके जाएंगे, अलग अलग टोटे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। वो कहता है अगर बिल्डिंग में पहली दफा ही लॉस आया था, तो प्रॉफिट लॉस में जाते, तो फॉरेन करेंसी का गेन लॉस भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा। तो यही बात, बोलो तो सही। अच्छा, उसके बाद है बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आपको याद हो, ऐसी बिल्डिंग या लैंड जो आपने इसलिए परचेज किया है कि समझ नहीं आ रही क्या करना है, याद है? या समझ तो आ रही है कि रेंट पे चढ़ा दो, तो अगर रेंट पे चढ़ा है तो IS 40, या खाली पड़ी हुई है तो भी IS 40, याद है? अब आपने बच्चों को बिल्डिंग ली है, फर्ज करो, ये सारी डेफिनेशन तो वही है जो IS 40 की आपने वहां पे पड़ी हुई थी। इनिशियली उसको हम IS 40 वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस पे रिकॉर्ड करते थे? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते थे, याद है? अच्छा, बाद में किस पे रिकॉर्ड करते थे? दो मॉडल थे हमारे पास, एक फेयर वैल्यू मॉडल और एक कॉस्ट मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती थी, कॉस्ट मॉडल में डेप्रिसिएशन होती थी। याद आ रहा है कुछ कुछ? अच्छा जी। अब अगला पॉइंट ये है, वो कहता है अगर IS 40 के अंदर IS 20 मिक्स होके आ रहे हैं, मतलब आप पाकिस्तान में हैं और आपने लंदन में एक बिल्डिंग बाय की है जिसको रेंट पे दिया हुआ, तो मेरी बात, जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में कंपनी खोली होती है, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान की करेंसी का कोई पता नहीं किस वक्त डी वैल्यू हो जाए, तो लिहाजा बाहर के मुल्क में कोई प्रॉपर्टी ले लो। ठीक है। और बाहर के मुल्क में उन्होंने कहा जी यार Airbnb का कंसेप्ट है कि आप बिल्डिंग ले लो, रेंट पे दे जाओ, सारा साल पैसे कमाई जाओ। तो फिर ऐसी कंपनियां जिन्होंने बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टी ली और रेंट पे दी हुई है, वो अपनी किताबों में उसको कहाँ पे लिखेंगे? IS 40 में लिखेंगे। स्यापा ये है कि वो फॉरेन करेंसी में। ठीक हो गया? नहीं समझ आ रही? तो बच्चों अब फिर क्या करना है? अब जरा एग्जांपल देखते हैं। ए पाकिस्तानी कंपनी विद द रुपी एज इट्स फंक्शनल करेंसी हैज ए फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर
इट बॉट ए बिल्डिंग क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन बहरेन ऑन 1 दिसंबर 2016 पर 1 लाख बहरीनी दिनार बाय पेइंग द अमाउंट ऑन द सेम डेट. बिल्डिंग हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 50 साल. द बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड 120 ऑन 31 दिसंबर 2016 अकॉर्डिंग टू फेयर वैल्यू मॉडल इन IS 40. अब बच्चों याद रखना, IS 40 में अगर फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो हो रहा है तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी. तो बिल्डिंग बाय की 27.5 मिलियन की, कैसे 1 लाख बहरीनी दिनार इंटू 275, वही सेम दास्तां है. ठीक हो गया. साल के एंड पे क्या करेंगे, इस 27.5 को फिर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, बीच में डेप्रिसिएशन नहीं आएगी. तो बच्चों अब 1 लाख की बजाय वो बिल्डिंग कितने की होगी, 1,20,000 की. 275 की बजाय बहरीनी दिनार कितने का हो गया, 290 का. कितना उसकी बिल्डिंग की फेयर वैल्यू बन गई, 34.8 मिलियन. साल के शुरू में कितनी थी, 27.5 मिलियन. डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कोई नहीं की. तो बच्चों 34.8 मिलियन और 27.5 मिलियन में जो फर्क है वो फेयर वैल्यू गेन है IS 40 के मुताबिक. अच्छा, इस फेयर वैल्यू गेन के अंदर फॉरेन करेंसी का गेन भी शामिल है. दोनों मिक्स हुए पड़े. वो कहते दोनों मिक्स हुए पड़े हैं तो कोई मसला नहीं, बस आप ये बताओ कि फेयर वैल्यू गेन कहाँ लेके जाते थे. तो बच्चों फिर फॉरेन करेंसी का गेन भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. बात खत्म हो. बिल्डिंग डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट अदर इनकम के तौर पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. IS 40 अगर 21 के साथ मिक्स होके आ जाए तो संभाल लेंगे. तो बोलो तो सही. द फर्स्ट थिंग दैट मस्ट बी डिटरमाइंड फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन डेट. वो सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं. अच्छा ये बच्चों D&D वाला सवाल हमने कर लिया था, याद है. अब हमने सवाल करना है ऑरलैंडो वाला. निकाल ले जरा, शाबाश. और ये आपने करना है, सीधा बदला हो जा. Orlando is the company whose functional currency is US dollar. It prepares its financial to 31 जून दो each year. हर साल 30 जून को फाइनेंशियल बनती है. द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन 21 मई 2014 व्हेन द स्पॉट एक्सचेंज रेट वाज $1 इज इक्वल टू 0.8 यूरो. तो डॉलर महंगा है कि यूरो महंगा है, ये बताएं. यूरो महंगा. जो वैल्यू छोटी करके दिखा रहा है वो महंगा है. नहीं बस लगी. डॉलर 1 है लेकिन यूरो 0.8 है. इसका मतलब है यूरो महंगा था, इसलिए तो एक डॉलर के बगैर बदले में 1 यूरो नहीं मिला, कम मिला. समझ आएगी बात. अच्छा, गुड्स वेयर गुड्स वर सोल्ड टू कॉल ए कस्टमर इन जर्मनी फॉर 96,000 यूरो. पहला पॉइंट, आपकी कंपनी कहां पर रजिस्टर्ड है, USA में. तो आपकी लोकल करेंसी कौन सी है, आपने फाइनेंशियल में किस करेंसी में बनानी है, डॉलर में. तो आपको यूरो को किस में कन्वर्ट करना होगा, डॉलर में. तो बच्चों इसकी एंट्री पास करो, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट करो जरा, शाबाश. हाँ जी, क्या एंट्री होती है बच्चों, हाँ जी, सेल्स कितनी रिकॉर्ड करेंगे 2014 में, मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, 1,20,000 डॉलर. डिवाइड क्यों करेंगे और मल्टीप्लाई कब करेंगे, ये बात समझ आती है. देखिए हम पाकिस्तानी हैं, हमारी करेंसी वीक है US की कंपैरिजन में.
तो हमारी करेंसी जब होगी हम मल्टीप्लाई करेंगे डॉलर। लेकिन यहाँ पे डॉलर वीक है, यूरो पावरफुल है। ठीक हो गया। अब आपको यूरो सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यूरो। तो यूरो को यूरो पे डिवाइड करेंगे ताकि वो क्या बन जाए, और डॉलर से मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका वारदा समझ आया कि नहीं आया? जो करेंसी दी हुई है उसी को उसी के रेट से डिवाइड करेंगे, और जिस करेंसी में कन्वर्ट करना है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल कंसेप्ट आपने पढ़ा था मार्कअप मार्जिन में, याद? कॉस्ट दी हुई है तो कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड करें, प्रॉफिट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें। वही पॉइंट है। आपको क्या चीज दी हुई? यूरो। किस में कन्वर्ट करना है? डॉलर में। तो यूरो को यूरो पे क्या करो, डिवाइड करो, ताकि यूरो यूरो आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। कन्वर्ट किस में करना है? डॉलर में। डॉलर से मल्टीप्लाई करो। तो चूंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 96,000 डिवाइड बाई 0.8 ये आंसर आएगा 1,20,000 डॉलर। समझ लगी थी? तो सेल बच्चों रिकॉर्ड होंगी 2014 में। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। स्पेशलाइज पीस ऑफ मशीनरी वॉज बॉट फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, ए जर्मन सप्लायर। द इनवॉइस फॉर द मशीनरी इज 1 मिलियन यूरो। क्या ये मशीनरी बाय की हमने 1 मिलियन यूरो की? किस दिन बाय की है? डेट सेम होगी बच्चों, भला क्यों? क्योंकि दोनों ट्रांजैक्शन की डेट एक सेम लिखी हुई है, 21 मई को। 21 मई को बच्चों $1 0.8 का था। तो यहाँ पे वंस अगेन 1 मिलियन को 0.8 पे डिवाइड कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आंसर आएगा? 12,50,000 डॉलर। तो बच्चों एंट्री पास करेंगे जी, मशीन डेबिट, पेबल क्रेडिट। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट, वो कहते हैं 96,000 हमें यूरो मिल गया कौन से, 12 जून 2014 को। अच्छा, ओके। जितने पैसे लेने थे बच्चों उतने पैसे लिए ना। ओके। अब उस दिन 12 जून वाले दिन डेट क्या था? तो बच्चों सोच समझ के डाल देना, हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। तो बच्चों यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल तो आएगी, पता नहीं कितनी है। ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा, पता नहीं कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉरेक्स लॉस कितना, और लॉस कितना आया आपके? 1,20,000 डॉलर थे, ऐसे ही है। अब कितने डॉलर बनते हैं? 13,333 डॉलर की कमी आई। तो बच्चों यहाँ पे 13,333 माइनस में लिख देंगे। उसने मांगा क्या है? उसने कहा प्रॉफिट एंड लॉस शो कराओ। तो 2014 में प्रॉफिट लॉस में ये बात उनको शो करा देंगे। अच्छा जी। अब उसके बाद वो कहता है एट 30 जून 2014 द मशीनरी परचेज फ्रॉम फ्रैंकफर्ट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज। वो अभी यूज में नहीं आई, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। द लाइबिलिटी फॉर द मशीन इज सेटल ऑन 31 जुलाई 2014। अब यहाँ पे याद रखिएगा, पहली बात तो यह कि 30 जून को पहले ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि बीच में बैलेंस शीट डेट आ गई। बैलेंस शीट डेट वाले दिन $1 कितने का था? 0.8 का था। तो बताओ इस बंदे को पे करने थे 1 मिलियन यूरो पे करने थे। उस वक्त हमने उसको बनाया था 12,50,000 डॉलर। ईयर एंड पे कितने डॉलर बनते हैं? ज्यादा बनते हैं कि कम? ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो बच्चों ये भी लॉस हो गया। कितना?
ये भी माइनस में शो करेंगे। समझ आ गई बात? अच्छा, फिर इस बंदे को हमने पैसे दिए कब? 31 जुलाई को। 31 जुलाई को $1 0.8 का था। अब बताएं, वन सेकेंड, उसको 1 मिलियन यूरो ही देना है। अब 1 मिलियन यूरो 0.8 के हिसाब से कितने बनता है? 1250। लेकिन ईयर एंड पे तो हमने बैलेंस को बढ़ा दिया था, 14 लाख पे ले गए थे। अब 14 लाख से दोबारा 12 लाख पे आएंगे। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अब यहाँ पे बच्चों फॉरेन गेन लिखेंगे, फॉरेक्स गेन लिखेंगे, ऐसी है। लेकिन वो 2015 में आएगा बच्चों। क्यों बोला? सेटलमेंट 2015 में हो रही है। हाँ जी। 1,78,571, लेकिन ये प्लस में लिखेंगे, ये अदर इनकम है। सवाल समझ आया आपको? उसने क्या कहा था? शो द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस ऑफ दीज ट्रांजेक्शन, 2014 का और 2015 का। 2014 में दो लॉस है। वो जिसको चीजें बेची उसमें भी लॉस आया, जिससे प्लांट लिया उसमें भी लॉस आया। लेकिन 2015 में जिससे प्लांट लिया उससे फायदा मिल गया। क्या बच्चों ये सवाल 100% समझ आ गया? कोई टेंशन पेंशन? चलो जी बच्चे, MZA का सवाल है, एंट्रियां पास करनी है। क्या पास करनी है? एंट्रियां। पहले पढ़े सवाल। MZA लिमिटेड, ए डॉलर बेस्ड एंटिटी, was involved in the following transaction in the foreign currency during the year ended 31 दिसंबर 2018। नंबर वन, एमजेड लिमिटेड बॉट इक्विपमेंट फॉर 1,30,000 दिनार। अच्छा, पहला पॉइंट ये है, ये कंपनी किस मुल्क में रजिस्टर्ड है? USA में। कैसे पता लगा? डॉलर बेस्ड एंटिटी। ये बात याद रखनी है। इसका मतलब है आपने तमाम करेंसियों को USA वाले डॉलर में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, आपने इक्विपमेंट बाय किया, दिनार में बाय किया। कब बाय किया? 4 मार्च को। पेमेंट कब की? 25 अगस्त को। आपका ईयर एंड कब होता है? 31 दिसंबर को। इसका मतलब है परचेज करने और पेमेंट करने के दरमियान में ईयर एंड नहीं आया, तो इसकी दो ही एंट्रियां होगी, एक परचेज करते वक्त की एंट्री और एक पेमेंट करते वक्त की एंट्री। करे जरा शाबाश। हाँ जी। क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों, बताएं जरा। पहले इक्विपमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट, कितने से? 2 मिलियन से, नहीं, $2 लाख से। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी यूरो है, ये भी यूरो है। ऐसी है ना? यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? अब उसके बाद पेमेंट की एंट्री आनी है। पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 1,30,000 डिवाइड बाई 0.5, 2,60,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन लाइबिलिटी कितनी थी? 2 लाख की। तो 2 लाख की लाइबिलिटी उतारने के लिए 2,60,000 देना पड़ गया, नुकसान हो गया ना? कितना? 60,000 का। तो एक्सचेंज लॉस आएगा।
पार्ट ए सबको समझ आ गया। अब वो जो पार्ट बी, ऑन फरवरी 27, 2018 एमजा लिमिटेड सोल्ड गुड्स विच हैड कॉस्ट $46,000 फॉर 4,76,000 क्रैम्स। कॉस्ट कितनी थी? $46,000 की, और बेचा कितने का? 4,76,000 क्रैम्स का बेचा, टू ए कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी वाज क्रैम्स। द प्रोसीड्स वर रिसीव्ड ऑन मई 25, 2018। अब बच्चों याद रखना, क्योंकि उसने कॉस्ट बताई है चीजों की, तो परपेचुअल सिस्टम के मुताबिक कॉस्ट की एंट्री ज्यादा होगी, सेल की एंट्री ज्यादा होगी। अच्छा, सेल की एंट्री क्रैम्स में होगी, डॉलर में होगी, आपकी करेंसी डॉलर है, तो कॉस्ट उसने डॉलर में बताई है, लेकिन सेल उसने डॉलर में नहीं बताया, तो सेल को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। समझ आ रही है? सेल की एंट्री ज्यादा करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री ज्यादा होगी, और फिर जब पैसे पकड़े हैं उसमें गेन लॉस आया, उसकी एंट्री ज्यादा होगी। 3 एंट्रियां करें। पहले की मौत। उसके बाद हम नहीं लड़का है वो है छोड़ दिया तो 3 लोगों को एक एक कसम निकाल देना पड़ेगा, नहीं वो नहीं करेगा तो बाजू जाने से ही होगा। उसका बात वगैरह जाएगा। अच्छा भाई प्राइस एंट्री हो गई है, ये लॉस निकला है, बताइए जरा क्या निकला है। सेल की एंट्री करेंगे बच्चों, अब क्योंकि ये क्रैम्स था, उसको क्रैम पे ही डिवाइड करेंगे, तो लगी बात। अब बोलो तो सही। $68,000 बनते हैं, अकाउंट सेबल डेबिट और सेल क्रेडिट। उसी दिन एंट्री पास करेंगे कॉस्ट की, क्योंकि कॉस्ट उसने सवाल में दी हुई है। क्या एंट्री पास करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बच्चों पैसे मिल गए 25 मई को, बैंक डेबिट, अकाउंट सिबल क्रेडिट, गेन आएगा या लॉस आएगा, कैसे पता चलेगा? 4,76,000 क्रैम्स थे, उसके साथ क्रैम्स तय हुए होंगे, उसको हमने डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो कितने डॉलर बनते हैं? 71,000। लेकिन हमने उससे रिसीबल रिकॉर्ड कितने किए थे? $68,000। रिसीबल लेने थे $68,000, लेकिन हमें मिले कितने? $71,000, ज्यादा मिल गए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सचेंज गेन निकला है। गेन ही निकाला ना। चलो जी, अब तीसरा पॉइंट। ऑन 2 सितंबर 2018 एमजेड लिमिटेड सोल्ड गुड्स विच कॉस्ट $17,000 फॉर 53,376 टू ए कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी वाज सारिल। The amount was outstanding at December 31, 2018, but the proceeds were received on Saril in Sarils on February 7, 2019, where the exchange rate was 2.306 Sarils is equal to $1। हाँ जी, चीजें कब बेची बच्चों? 2 सितंबर को रेट ये था। ठीक हो गया। और पैसे कब लिए? अच्छा, 7 फरवरी 2019 को, लेकिन बीच में साल भी एंड हो रहा है, तो साल एंड हो रहा है तो उस वक्त रेट क्या था?
तो यहाँ पे 3 एंट्री होनी है बच्चों। सेल की एंट्री, ट्रांसलेशन, और फिर उसके बाद पेमेंट की एंट्री। ठीक है, चलो। हाँ जी, हो गया जी। प्रॉफिट लॉस निकला है। क्या क्या करेंगे जी, बताएं जरा। हाँ जी, डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट 24,000 से। 24,000 कैसे आया? ये सारिल है और ये सारिल का रेट है। सारिल डिवाइडेड बाय सारिल ही होगा, इनटू $1। करना है करे, नहीं करना ना करे। समझ लगी? फिर चूंकि उसने कॉस्ट बताई है तो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी होगी। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। फिर उसके बाद ईयर एंड आया। ईयर एंड पे देखेंगे कि आपके डेटर कितने थे, 24,000। अब कितने बनते हैं? 53,376 को 2.25 पे डिवाइड करते हैं। 24,000 उसका डिफरेंस ले लें। तो बच्चों डेटर में इजाफा होगा कि कमी होगी? कमी होगी। तो जब कमी होगी तो बच्चों लॉस होगा। क्यों? पहले पैसे लेने थे, अब कम पैसे लेने हैं। समझ लगी ना? डेटर आपका एसेट था, एसेट में कमी हुई है तो क्या हुआ है? नुकसान हुआ। ओके जी, 7 फरवरी को पैसे पकड़े, ये एंट्री पास करेंगे बच्चों। बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट। 24,000 थे, 24,000 में से 277 की कमी आई होगी, तो पीछे कितने आ जाएंगे? 23,722, अच्छा ये 6-7। तो बच्चों मजीद आपको लॉस हुआ कितना? 576 का। क्योंकि 23,722 बनता था, हमें 23,146 मिला, कम मेरे पैसे मिले। तो मिलेगी बात। अब बोलो तो सही। आखिरी पॉइंट बच्चों, एमजेड लिमिटेड बारो 4,26,000 रो लैंड्स ऑन 25 मई 2018 बारो की है, एंड इज रीपेबल इन 2 years टाइम, 2 साल बाद देने हैं। इग्नोर इंटरेस्ट फॉर द पीरियड। इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करनी है आपने। किस तारीख को बच्चों लोन लिया? 25 मई को। 25 मई के बाद दिसंबर भी आया, और दिसंबर में 31 दिसंबर में एक जो डॉलर था वो 1.8 रोलैंड का था। पहले जी जरा लोन की, बारो करने की एंट्री और ईयर एंड एंट्री। हाँ भाई, क्या आंसर आता है? 4,26,000।
हाँ जी, क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों? बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट, 4,26,000 डिवाइड मल्टीप्लाई 1/5, ये मल्टीप्लाई क्यों किया है? डिवाइड करना है, ठीक है जी। क्यों बोला? ये 4,26,000 है, ये भी रो लैंड है और ये भी रो लैंड है, तो ये आपस में डिवाइड होंगे, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? साल के एंड पे क्या हुआ? 2,84,000 का कर्जा बंदा था। फिर अब 4,26,000 रो लैंड को 1/8 पे डिवाइड करेंगे, तो कर्जा ज्यादा बन जाएगा, कम बन जाएगा? कम बन जाएगा। तो लोन बच्चों कम हो रहा है, लोन डेबिट। खुशी हुई कि दुख हुआ? एक्सचेंज गेन क्रेडिट, यही एंट्री की है। 100% ले लो, बड़ी औखी गल कर रहे हो। हम्म, किसकी? ये 576, ये वाला। क्या चीज समझ नहीं आई? देखो मेरी बात सुनो, आपने डेटर की वैल्यू निकालनी है 53,376 डिवाइड बाई 2.224, ऐसे ही है, तो $24,000 बनता है। ईयर एंड पे आपने क्या किया? यही 53,376 पकड़ना है, क्योंकि रेट इसमें तय हुआ था। हमने उसे कहा था तुमने 73,376 ही सारी देने हैं। सारी लेके कौन सी करेंसी थी? ये सारी था मेरा ख्याल। तो 53,376 तय हुआ था उसके साथ। तो 53,376 ऊपर है, 53,376 ही नीचे है, बस फर्क ये हुआ कि रेट चेंज हो गया। पहले रेट कितना था? 2.224, अब कितना है? 2.25। तो जो वैल्यू बनती है उसको 24,000 का डिफरेंस ले लो, चेक कर लो 24,000 से ऊपर है कि नीचे है? नीचे आएगा, तो बच्चों फिर उसका नुकसान हो गया 277 का, क्योंकि पैसे लेने थे ना, पैसे नीचे कर गए। फिर अब 24,000 में से 277 माइनस करें तो आपका रिमेनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट डेट पे आएगा वो कितना आएगा? 23,722 आएगा, क्योंकि 277 तो कम हो गया। तो अब जब आपने पैसे पकड़े तो आपने जितने पैसे पकड़े उसको 24,000 से कंपेयर नहीं करना। किससे कंपेयर करना है? 23,722 से करना है, क्योंकि वो तो नीचे गिर गया था। तो 23,722 लेने थे, तो मिले कितने? 23,146, मजीद कम मिले, तो 576 का मजीद लॉस हो गया। अच्छा, ये बचो, अब अगला कंसेप्ट ये है कि करेंसी 3 तरह की होती है। वैसे तो हमने पढ़ते आए हैं सवाल, लेकिन याद रखना करेंसी कितनी तरह की होती है? 3 तरह की। एक है प्रेजेंटेशन करेंसी, वो करेंसी जिसमें आपने फाइनेंशियल समय बनानी होती है, दैट इज प्रेजेंटेशन करेंसी। एक है फंक्शनल करेंसी, वो करेंसी जिसमें आपने लेन देन करना होता है लोगों के साथ। और एक होती है फॉरेन करेंसी, कि जब आपने फंक्शनल करेंसी के अलावा किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज लेके आनी है या वहां पे बेचनी है। समझ लगी कि नहीं लगी? करेंसी 2 तरह की, अभी तक हमने जितने सवाल पढ़े वहां पे 2 तरह की नजर आई थी, लोकल फॉरेन। लेकिन असल में कितनी करेंसी होती है? 3 करेंसी होती है। कौन कौन सी? लोकल के थ्रू आगे चावल मारो। प्रेजेंटेशन करेंसी, फंक्शनल करेंसी और फॉरेन करेंसी। ठीक है जी। अब जरा बच्चों एग्जांपल से बात समझते हैं। मदीना लिमिटेड इज ए यूके रजिस्टर्ड माइनिंग कंपनी हुज शेयर्स आर ट्रेडेड इन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ये कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई पड़ी है? यूके में। इसने अपनी फाइनेंशियल में कहाँ पे बना के देनी है? अफ्रीका में। इसके शेयर होल्डर कहाँ बैठे होंगे? बरकत मार्केट में। बोल।
शेयर होल्डर कहाँ होंगे? मतलब शेयर होल्डर ने जो शेयर बाय किए होंगे किस करेंसी में किए होंगे? पाउंड में किए होंगे। बात समझ लगी? इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द गोल्ड एंड डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका। लेकिन ये काम कहाँ पे कर रहे हैं? साउथ अफ्रीका में। अब ध्यान से, तो ये लेबर कहाँ से, यूके से लेके जाएंगे? बोलो तो सही। साउथ अफ्रीका से, ठीक है जी। अब वो कहता है कि कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है? यूके में। काम कहाँ कर रही है? यूएसए में। शाबाश शाबाश। What is the presentation currency of Medina Limited? What is the functional currency? Medina Limited bought specialized mining equipment from US. Invoice in US dollar. What is the type of currency is the what type of currency is US dollar? अब जरा ध्यान से, ये कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है? इसने फाइनेंशियल में बना के यूएसए को देनी है, साउथ अफ्रीका को देनी है। तो किस करेंसी में ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी? पाउंड्स में। तो पाउंड इसकी क्या कौन सी करेंसी हो जाएगी बच्चों? प्रेजेंटेशन करेंसी। लॉजिक समझ आ गई? अच्छा, किस करेंसी में इसने लेबर को पेमेंट करनी है? साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है रैंड, ये उसमें वो पेमेंट करेगी। अब वहां पे सारा काम वहां पे हो रहा है, सारे ऑपरेशन वहां पे हो रहे हैं। वहां पे उसका हेड ऑफिस भी बना होगा, वहां पे उसकी फैक्ट्री भी बनी होगी, वहां पे माइनिंग से माल आ रहा होगा, सेल भी कर रहे होंगे, इक्विपमेंट भी ले रहे होंगे, बिजली का बिल भी पे कर रहे होंगे, पानी का बिल, गैस का बिल, चाय पानी, जो भी खाना पीना, सारा कुछ किस करेंसी पे कर रहे होंगे? रैंड में। तो हम ये कहेंगे ये उसकी फंक्शनल करेंसी, जिस करेंसी में ये फंक्शन कर रही है कंपनी। ठीक हो गया? और यूएस डॉलर इसके लिए कौन सी करेंसी बन जाएगी? फॉरेन करेंसी, क्योंकि यूएस डॉलर में उसने इक्विपमेंट इंपोर्ट किया। अब ये नहीं कह सकते कि खुद यूके में बैठे हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, तो साउथ अफ्रीका की करेंसी में तो फॉरेन करेंसी हुई ना? नहीं, साउथ अफ्रीका की करेंसी फॉरेन करेंसी नहीं है, क्योंकि वहां पे भी आप बैठे हैं, यूके में भी आप बैठे हैं। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? साउथ अफ्रीका में आप बैठे हैं, वो भी आपकी लोकल करेंसी है, और यूके में भी आप बैठे हैं, वो भी आपकी क्या है? लोकल करेंसी। तो फिर दोनों में फर्क करना होगा ना। तो फर्क फिर क्या करेंगे कि भाई एक आपकी फंक्शनल करेंसी है और दूसरी आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी। समझ लगी कि नहीं समझ लगी? IS-21 describe the functional currency as the currency that mainly influence sale price for goods and services। मतलब जिस करेंसी में आप चीजें बेच रहे हैं, कुछ चीजें ले रहे हैं, लेबर, मटेरियल एंड अदर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। The following factor may also be provide an evidence of an functional currency. The currency in which the funds are generated by issuing debt and equity instrument। जिस करेंसी में आप बॉन्ड्स वगैरह इशू कर रहे हैं, बैंकों से कर्जा ले रहे हैं। या द करेंसी इन विच रिसीट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर यूजली रिटेन्ड। ऑपरेशन किस करेंसी में हो रहे हैं? ये बच्चों आपके प्राइमरी इंडिकेटर है, ये आपके सेकेंडरी इंडिकेटर। मतलब समटाइम एक कंपनी 3-3 4-4 मुल्कों में काम कर रही है। समझ लगी कि नहीं लगी? तो फिर देखना पड़ेगा कि भाई इसकी फंक्शनल करेंसी कौन सी है। तो देखा जाएगा जहां पे मटेरियल, लेबर, एफर्ट्स का काम हो रहा है, वो आपकी फंक्शनल करेंसी, वो सारी होंगी। पेप्सी कंपनी है, 157 मुल्कों में काम कर रही है, और 157 मुल्कों में ही फैक्ट्री लगी हुई है। ये नहीं कि फैक्ट्री न्यूयॉर्क में लगी है, बाकी तमाम मुल्कों में वो माल भेज रहे हैं। हर मुल्क में फैक्ट्री लगी हुई है, वहां पे लोकल प्रोडक्शन हो रही है, तो वहां पे लोकल लोगों को रखा हुआ है। अब पेप्सी कंपनी खुद न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड है, अमेरिकन कंपनी है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को जो रखा हुआ है उनको डॉलर दे रही होगी? नहीं, पाकिस्तानी रुपीस में पेमेंट हो रही होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बच्चों इस लिहाज से जो है फिर यहाँ पे लोकल फंक्शन कर रही है, तो फिर फंक्शनल करेंसी उसकी पाकिस्तानी रुपीस होगी, लेकिन उसकी फैक्ट्री इंडिया में भी है, तो फिर वहां पे उसकी फंक्शनल करेंसी इंडियन रुपी होगी। बांग्लादेश में भी है टका, वहां पे फंक्शनल करेंसी होगी। लेकिन जब यूएसए में सारा डाटा लेके रहेंगे, तो इन तमाम करेंसी को क्या करेंगे? डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे यूएसए में शेयर होल्डर बैठे हुए हैं। समझ लगी? तो उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी होगी? यूएस डॉलर। लेकिन उसकी लोकल करेंसी हर मुल्क के हिसाब से डिफरेंट होगी, जिसको हम फंक्शनल करेंसी कह रहे हैं। हजम शुद्ध?
अच्छा ये बच्चों एक कंसेप्ट है डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट, वो अपने हमने देखना है। क्या कह रहा है? कह रहे देखो फाइल अपडेट हुई है कि नहीं हुई अभी तक, IS-21 वाली, उसको उसमें PDF में कन्वर्ट करके मुझे रखो जरा उसी पे उसी जगह पे। हाँ हो गई, रख दी वहां पे। तो वही पुरानी है। अच्छा जी बच्चों, डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट क्या होता है, ये भी कंसेप्ट यूज होता है, आई क्या करता है। देखो एक्सचेंज रेट तो आपको पता लग गया क्या होता है। स्पॉट रेट क्या होता है? रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसी, उसको एक्सचेंज रेट कहते हैं। स्पॉट रेट क्या है कि जिस वक्त आप कुछ चीज लेन देन कर रहे हैं उस वक्त का रेट, मतलब यकम मई को दोपहर 2 बजे आप कुछ चीज बाय कर रहे हैं तो 2 बजे रेट कुछ और होगा, शाम को यकम मई को शाम को 5 बजे रेट कुछ और होगा। तो स्पॉट रेट होता है ऑन स्पॉट, जिस वक्त आप सेल परचेज कर रहे हैं उस वक्त रेट क्या है। एक्सचेंज रेट तो सारा साल चलता रहता है। स्पॉट रेट और एक्सचेंज रेट में क्या फर्क है? जिस वक्त आप कुछ चीज बाय या सेल कर रहे हैं उस वक्त रेट क्या है, तो वो स्पॉट रेट है। सारा साल जो रेट चलता रहता है तो उसको जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट। क्लोजिंग रेट, बैलेंस शीट जिस वक्त बना रहे थे उस वक्त क्या रेट था, उसको क्या कहते हैं? क्लोजिंग रेट। और एक्सचेंज डिफरेंस, जो पिछली वैल्यू आपने रिकॉर्ड की है और जब सेटलमेंट करने लगे हैं उसमें जो डिफरेंस है उसको क्या कहेंगे? एक्सचेंज डिफरेंस। अच्छा ये कहता है जी दो तरह की कोड होती है, एक होती है डायरेक्ट कोड और एक होती है इनडायरेक्ट कोड। डायरेक्ट कोड वर्ड ये होती है बच्चों, इज ऑफन यूज्ड इन पाकिस्तान इन विच वेरिएबल यूनिट्स ऑफ पीके आर quoted फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। डायरेक्ट कोड उसको कहते हैं जिसमें फॉरेन करेंसी को आप कांस्टेंट रखते हैं और पाकिस्तानी करेंसी आपकी लोकल करेंसी जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसी कोड जिसमें फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट पकड़ेंगे और अपनी करेंसी ऊपर नीचे करते रहेंगे उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट कोड। और इनडायरेक्ट कोड क्या है कि अपनी करेंसी को फिक्स कर लें, क्या 1 रुपया, और फॉरेन करेंसी को ऊपर नीचे करते रहे तो उसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट कोड। क्या ये बहुत नई बात हमने पढ़ी है?
नहीं, ये बस नाम हमने इसका आज डिसाइड किया कि इसका नाम क्या रखना है, वरना ये सारी बातें हमने पढ़ी नहीं। डायरेक्ट कोड क्या होती है? फॉरेन करेंसी कांस्टेंट है $1, और पाकिस्तानी करेंसी आपकी लोकल करेंसी जो है ऊपर नीचे होती है। और इनडायरेक्ट कोड, आपकी करेंसी ₹1, आपने कांस्टेंट रख ली, और फॉरेन करेंसी जैसे गूगल पे आप लिखे ना $1 इज इक्वल टू PKR, तो $1 को PKR में कन्वर्ट कर देगा। फिर आप कहते हैं कि 1 PKR इज इक्वल टू, वो 0.0 समथिंग शो कर देता है। तो वो एक करेंसी को दिखाने के दो तरीके हैं उसके पास, $1 275 का, और ₹1 0.0 समथिंग डॉलर का। ठीक है ना? तो गूगल पे आप दोनों तरीकों से करेंसी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बच्चों यहाँ पे छोटा सा एक सवाल है आपसे। परफॉर्म द फॉलोइंग करेंसी कन्वर्जन। यूएसए के $500 हैं, इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें, कर सकते हैं? अगर $1 174.52 का है, कितना? 87260। अच्छा, यूएसए के $500 हैं, उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें, अगर ₹1 का 0.00573 है, दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि सवाल सेम है। बस फर्क ये है कि ऊपर वाले में और नीचे वाले में जो एक्सचेंज रेट दिया है ना, वो डिफरेंट तरीके से दिया हुआ। कौन सा डायरेक्ट कोड है, कौन सा इंडायरेक्ट कोड है? पहला डायरेक्ट कोड है, दूसरे वाला इनडायरेक्ट कोड। अगला पॉइंट, अब ₹87,260 हैं, उसको US डॉलर में कन्वर्ट करना है, अगर एक US डॉलर 174.52 का है, ₹87,260 को US डॉलर में कन्वर्ट करना है, अगर ₹1 0.00573 के बराबर है। समझ लगी थी? कब मल्टीप्लाई करेंगे, कब डिवाइड करेंगे, ये बात समझ आ रही है? डायरेक्ट कोड दिया जाए, इंडायरेक्ट कोड दिया जाए, बस अकल होनी चाहिए। अकल होगी तो समझ आ रही कि बात मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। मैंने आपको सिंपल सा तरीका बता दिया, जो करेंसी है उसी का एक्सचेंज रेट नीचे, ताकि वो करेंसी का यूनिट कैंसिल हो जाए, और जिस करेंसी में कन्वर्ट करना है उसके एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर। ये सिंपल सा कंसेप्ट। अच्छा जी बच्चों, अगला कंसेप्ट है मॉनिटरी वर्सेस नॉन मॉनिटरी आइटम। मॉनिटरी आइटम बच्चों वो होती है जो अल्टीमेटली कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। हर वो चीज जो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैश में, उसको क्या कहेंगे? मॉनिटरी आइटम। और जो कैश में कन्वर्ट नहीं होगी, किसी और चीज में कन्वर्ट होगी, उसको क्या कहेंगे? नॉन मॉनिटरी आइटम। मेरा आपसे सवाल है, आपके पास प्लांट है, क्या प्लांट कैश में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लांट आपने लिया, क्या प्लांट कैश में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्लांट बेचने के लिए लिया ही नहीं था। अगर तो आपने प्लांट बेचने के लिए लिया था ना, तो वो फिर आपके लिए प्लांट नहीं है, वो तो आपके लिए इन्वेंट्री है। समझ लगी? अगला सवाल, क्या इन्वेंट्री मॉनिटरी आइटम है? क्या इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं। ध्यान से, इन्वेंट्री जब आप बेचते हैं ना, तो वो रिसीवेबल में कन्वर्ट होती है, और रिसीवेबल फिर किस में कन्वर्ट होते हैं? कैश में कन्वर्ट होते हैं। समझ आ रही बात? मॉनिटरी आइटम वो चीज है जो अल्टीमेटली सेटल होगी किसमें? कैश में। इन्वेंट्री तो सारी खराब भी हो सकती है। क्या इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है तो किसी से पैसे लेने? आपने एक इन्वेंट्री बना के रख ली है, तो आपने किसी से पैसे लेने दुनिया में? पैसे तो आपने किसी से नहीं लेने। पैसे कब लेने हैं? जब इन्वेंट्री किसी को देंगे तब आप पैसे मांग सकते हैं। नहीं समझ लगी? बैंक बैलेंस मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी? मॉनिटरी। क्यों? क्योंकि जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाला आपको गोल्ड नहीं देगा। मतलब आपके बैंक में 10 लाख रुपए पड़ा है,
है बैंक करप्ट हो जाए, शाबाश। तेनू यही टक्कर है, तेनू यही बैंक लवेगा इंशाल्लाह, तू टेंशन ना ले। ठीक है जी। अगर किसी ने बैंक में 10 लाख रुपया रखवाया हुआ है और आप गए बैंक में, मैंने कहा यार 10 लाख तो साढ़े को कोई नहीं है, नहीं कह रहा फर्नीचर लगा, तो फर्नीचर ले आएंगे। बैंक हर बंदे को बैलेंस जब वापस करेगा तो किस चीज में वापस करेगा? कैश में। वो ये नहीं कहेगा फर्नीचर चुक के ला जा यार, पैसे कोई नहीं है। हाँ, वो बैंक अक्लमंद है, वो अक्लमंद है तभी बैंक है। ठीक है जी। अब बच्चों याद रखना, मॉनिटरी आइटम, डेफिडेक्स एसेट आपने खैर पढ़ा नहीं, इसको छोड़ दे फिलहाल। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, ये भी नहीं पढ़ा आपने। इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज, ये पढ़ा हुआ आपने कि आपने किसी कंपनी के बॉन्ड परचेज कर ली, तो कल को जब आप बॉन्ड बेचेंगे तो क्या फर्नीचर मिलेगा? पैसे मिलेंगे। तो ये कौन सी आइटम है? मॉनिटरी। ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है जी, ये कौन सी आइटम है? मॉनिटरी। अदर रिसीवेबल्स, मतलब किसी को आपने प्लांट बेचा था, उससे पैसे ले रहे हैं, तो वो अदर रिसीवेबल। एडवांस, आपने किसी दोस्त को एडवांस पकड़ा दिया, यार फाड़ ला, महीने बाद मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरे को ला लाऊंगा। तो महीने बाद दोस्त ने कहा यार मेरे साइकिल ले आ जा, पैसे तो मैं खा ले, तो क्या आप साइकिल ले आएंगे? नहीं। सब लगी बात होंगे भाई, पैसे दो, थोड़ी मेहरबानी, साइकिल तो तेरी कहीं काम दी नहीं है। और समझ आ रही बात? तो वो एडवांस जो अल्टीमेटली कैश की सूरत में वापस मिल जाएगा, वो क्या है? मॉनिटरी आइटम। लेकिन वो एडवांस जो आपने हॉस्टल के मालिक को अगले महीने करंट दे दिया है, क्या वो मॉनिटरी आइटम है? वो मॉनिटरी नहीं है, क्योंकि हॉस्टल का मालिक आपको पैसे वापस नहीं करेगा। वो कहेगा मैं तो ला बैठा, जे तेन एडी अग लगी सी पैसे वापस ले आती तो तू दिता क्यों, मैं तेन कैसी दे। समझ आ रही बात? अगर आपने किसी बंदे को हॉस्टल का 2 महीने का रेंट दे दिया, इस महीने का भी दे दिया, अगले का भी दे दिया, कि पता नहीं अगले महीने मेरे को पैसे हो ना हो, रेंट तक कम से कम अपना साइड पे करो। समझ लगी बात? तो बच्चों उस सूरत में याद रखिएगा कि आपने क्या करना है, वो पैसे आप वापस नहीं ले सकते। कैश बैंक बैलेंस वो तो है ही क्या, मॉनिटरी आइटम है। इंक्लूडिंग टर्म डिपॉजिट, अगर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट भी करवाए हैं, 5 साल के लिए भी पैसे जमा करवाए हैं, तो वो भी बच्चों अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होंगे? कैश में ही होंगे। अच्छा, नॉन मॉनिटरी आइटम, प्लांट। प्लांट इसलिए लिया था कि बेचना है? नहीं, प्लांट कन्वर्ट होगा गुड्स में, क्योंकि प्लांट में आप मटेरियल डालते हैं तो वहां से क्या निकालते हैं? दुआएं। क्या निकलता प्लांट से? इन्वेंट्री। लेकिन इन्वेंट्री तो कैश नहीं है। ठीक है जी। तो प्लांट इस्तेमाल करते 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 प्लांट को 10 साल इस्तेमाल किया, 1 करोड़ का लिया था, 10 साल बाद 1 करोड़ का नहीं सेल होना, तो फिर वो 1 करोड़ किस में कन्वर्ट हुआ? वो इन्वेंट्री में कन्वर्ट हुआ। उस इन्वेंट्री को बेच बेच के आपने पैसे कमाए। तो प्लांट इसलिए नहीं लिया था कि प्लांट 1 करोड़ का लिया था 2 करोड़ का बेचेंगे। प्लांट क्यों लिया था? 1 करोड़ का लिया है, प्रोडक्शन करेंगे, 1.5 करोड़ की प्रोडक्शन करके बेच देंगे, 1.5 करोड़ का ले लेंगे, तो प्लांट से आपने ये फायदा लिया। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वंस अगेन आपने प्रॉपर्टी लेके रखी हुई है, खाली पड़ी हुई है, यहां तक की बात नहीं लगी कि नहीं लगी, या रेंट पे दी हुई है, तो प्रॉपर्टी का मकसद उसको बेचना नहीं था, बेचने के लिए तो ली नहीं थी, मकसद था उसको रेंट पे चढ़ा देंगे। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो वो बंदे जो उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, उन बंदों से आप पैसे ले रहे हैं, प्रॉपर्टी से पैसे नहीं ले रहे आप। समझ रही बात? बायोलॉजिकल एसेट्स, पौधे। पौधे, आपने गंदम की फसल लगाई है, अब आप कहेंगे सर गंदम की फसल तो कम से कम मॉनिटरी आइटम होनी चाहिए। नहीं है, क्यों? आप गंदम अगर आपकी पड़ी है तो किसी से पैसे लेने हैं आपने? किसी से नहीं पैसे लेने। गंदम बेचेंगे तो पैसे लेने हैं, बड़ी बड़ी खराबी तो हो सकती है। इनटेंजिबल एसेट्स, सॉफ्टवेयर,
ये भी नॉन मॉनिटरी है। राइट ऑफ यूज एसेट, लीज एसेट। क्या लीज्ड एसेट, आपके पास एक गाड़ी है, किस्तों पे ली है आपने, क्या उस गाड़ी से कैश निकाल रहे हैं आप? नहीं, उस गाड़ी को तो यूज कर रहे हैं, वो आपको सर्विस दे रही है, पैसे नहीं दे रही। समझ लगी बात? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, आपने शेयर बाय कर लिए किसी कंपनी के, तो क्या वो मॉनिटरी आइटम नहीं होने चाहिए? वैसे ये तो मॉनिटरी होने चाहिए, होने चाहिए ना, लेकिन नहीं है। ध्यान से, क्यों? क्योंकि ये शेयर अल्टीमेटली जिससे लिए हैं उसने वापस नहीं लेने। ये शेयर कैश में कन्वर्ट नहीं होने, क्योंकि जिससे शेयर लिए उसने नहीं वापस लेने, या आप किसी और को बेचोगे। मेरी समझ आ रही? पेप्सी ने नेस्ले के शेयर लिए, किसके शेयर लिए? तो इसके पास शेयर में इन्वेस्टमेंट तो की है उसने नेस्ले के शेयर में। क्या कल को ये पेप्सी कंपनी नेस्ले को शेयर वापस करके पैसे ले सकती है? उसने कभी नहीं देने। अगर पेप्सी को पैसे चाहिए तो क्या करेगी? ये किसी और को बेचेगी। समझ लगी है? तो ये किसी और को शेयर देगी, वो बन जाएगा रिसीवेबल, रिसीवेबल से फिर वो आगे पैसे कन्वर्ट करेगा। समझ लगी बात? इन्वेंट्री देख लो, इन्वेंट्री क्या है? नॉन मॉनिटरी है, ये याद रखना। रिसीवेबल मॉनिटरी है, लेकिन इन्वेंट्री नॉन मॉनिटरी है। क्योंकि इन्वेंट्री से नहीं कह सकते भाईजान पैसे कटो, रिसीवेबल में जाके क्या कह सकते हैं? इन्वेंट्री कटो। तो बोलो तो सही। आपने इन्वेंट्री बेची डेटर को, महीने बाद डेटर के पास गए, क्या कहा कि हमारा माल वापस करो? क्या कहेंगे? मुंह से क्या निकलेगा? पैसे। वो कहेगा भाईजान मैं तो इन्वेंट्री लेके आया सी, अपनी इन्वेंट्री चुको। तो क्या आप इन्वेंट्री ले आएंगे? नहीं ले आएंगे। क्यों? आपने कहा कि बात यह तय हुई थी कि हम तुम्हें इन्वेंट्री देंगे और तुम हमें क्या दोगे? कैश। इन्वेंट्री की तो बात ही नहीं हुई। समझ लगी? एडवांस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये वही एग्जांपल है बच्चों। रेंट आपने 2 महीने का दे दिया, तो वो कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। प्री पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, बिजली का बिल दे दिया 2 महीनों के लिए, तो क्या वापडा से कह सकते हो? टैक्स आपने दे दिया ज्यादा, तो वापस मिलेगा? कोई चक्कर ही नहीं। समझ लगी है? तो वो चीज जो वापसी पे कैश की सूरत में नहीं मिलनी, वो नॉन मॉनिटरी है। इस तरह से बच्चों लाइबिलिटियां भी हो सकती हैं। अब आपने किसी के पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी आपकी मॉनिटरी होगी, लेकिन अगर आपने किसी के पैसे नहीं देने, कुछ और देना है, तो नॉन मॉनिटरी लाइबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो समझ जवाब देना। आपने कस्टमर से पैसे पकड़ लिए एडवांस में, आपके सर पे लाइबिलिटी है कि नहीं है? लेकिन आपने वापसी में पैसे नहीं देने, उसको गुड्स देनी है, तो ये कौन सी लाइबिलिटी है? नॉन मॉनिटरी। लॉजिक समझ आई कि नहीं आई? प्रोविजंस लाइबिलिटी है कि नहीं? और बोलो सही। लेकिन किसी को पैसे नहीं देने आप, वो सेटल हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन किसी को पैसे नहीं देने। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, याद आ रहा है कुछ कुछ? एफ वन, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट लाइबिलिटी है कि नहीं है? लेकिन आपने पैसे नहीं देने, ये लाइबिलिटी अल्टीमेटली इनकम में कन्वर्ट होती है, याद है? इस वैल्यू को 5 साल पे डिवाइड करके, जितने साल भी उसकी लाइफ होती है, डिवाइड करके उसको आप 1 बाय 1 ईयर क्या करते जाएंगे? इनकम बनाते जाएंगे, और लाइबिलिटी खत्म होती जाएगी। तो ये लाइबिलिटी ऐसी चीज है जो इनकम में तो कन्वर्ट हो रही है, कैश में कन्वर्ट नहीं हो रही। अच्छा, वो ग्रांट जो हमने पे करनी होती फिर उसको क्या कहते हैं? मतलब वो ग्रांट, याद है ना, कंडीशन पूरी नहीं हुई तो गवर्नमेंट आके पैसे वापस ले लेगी, तो फिर वो क्या होता है? मॉनिटरी के नॉन मॉनिटरी, लेकिन उसका नाम क्या है? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। याद करो, याद करो, याद करो। हाँ जी, कंडीशन पूरी नहीं हुई, गवर्नमेंट ने आके पैसे वापस ले लिए, वो कह रहा है ये नॉन मॉनिटरी है। अब गवर्नमेंट ने पैसे मांगे तो पैसे ही देंगे ना, या कहेंगे प्लान चौक के ला दो? हाँ जी, सोचो जरा। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट तो उसने लिख दिया एज इट इज, कैटेगोरिकली लिख दिया नॉन मॉनिटरी। लेकिन मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट, कंडीशन पूरी नहीं है, गवर्नमेंट आके पैसे मांगे, भाईजान पैसे कटो, तो फिर वो क्या है? हाँ?
पता लग गया जब कंडीशन पूरी नहीं हुई। अच्छा कंडीशन पूरी नहीं हुई आपको पहले पता लगेगा कि गवर्नमेंट को? सोचो ना जरा, कंडीशन तो पूरी नहीं की थी, तो फिर वो क्या है? वो जो है तो वो मॉनिटरी, तो फिर यहाँ पे क्या कर रही है? उसका नाम चेंज करते होते थे, अगर आपको याद हो, बचपन की बातें हैं। लेकिन अब तो आप 55 के हो गए हैं, आपको कहाँ याद रहना। ठीक है जी। वो ग्रांट जो वापस करनी होती थी उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट नहीं कहते थे, तो उसको हम कहते थे ग्रांट पेएबल। उसका नाम चेंज करते थे। ओहो, देखा ना, 55 के हो गए, 55 के हो गए तो कहाँ याद रहता है? हर अटेम्प्ट यही करना तुम, कि इस दफा काश 4-5 दिन और मिल जाते, कोई हड़ताल हो जाती, हफ्ता एक मिल जाता पढ़ने का, तो पेपर पास था। बाद जो रिजल्ट आते थे आने ने नंबर 5, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 5 ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਹਫਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ? ठीक है जी। कहता है इन प्रैक्टिस इक्विटी आइटम्स आर यूजली ट्रीटेड एज नॉन मॉनिटरी आइटम्स। अब बंदे के दिमाग में आता तो है कि सर जी आपने शेयर बाय किए हैं तो अल्टीमेटली बेच के शेयर ही क्या कैश ही लेंगे, बात ठीक है, लेकिन जिससे बाय किए हैं उसको नहीं देंगे आप, उसने लेने ही नहीं है। समझ आ रही बात? यहाँ तक की बातें याद रखनी और कर लोगे। चलो बच्चों आज के लिए काफी।